नमस्कार, इनसाइड आउट के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। क्या आप जानते हैं कश्मीर के इतने बड़े हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है, जितने दिल्ली जैसे एक दो नहीं बल्कि 50 शहर समा सकते हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है कि कश्मीर की इतनी बात क्यों पीओके को लेकर इतनी जंग है। आपको इसका कारण समझाएंगे और कश्मीर की पूरी हकीकत लोगों के सामने लाएंगे। दरअसल पीओके हमेशा से भारत का ही था। धोखेबाज पाकिस्तान जिस हिस्से को अपनी मलकियत बताता है, वो ये बताते बताते भूल जाता है कि लूट होती है, फिर वो जर की हो या जमीन की। आज इस मुद्दे पर खुलकर बात होगी। पीओके के हर इनसाइड आउट से आपको वाकिफ करवाएंगे। ये भी बताएंगे आखिर क्यों इस पूरे घटनाक्रम में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर कई तरह के आरोप लगते आए हैं। क्यों इस घटना को ऐतिहासिक ब्लंडर तक कहा जाता है। कश्मीर के भारत में विलय की पूरी कहानी बताएंगे। राजा हरि सिंह कौन थे, उनको लेकर जो भी सवाल है उन सबको इनसाइड आउट के जरिए करेंगे दूर। पीओके को पाकिस्तान आजाद कश्मीर बताता है, लेकिन सच भारत ही नहीं पूरी दुनिया जानती है। पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, यानी पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, वो भी अवैध कब्जा। सबसे पहले आपको कश्मीर के भारत में विलय की टाइमलाइन बताते हैं, यानी कब क्या हुआ पहले वो जानिए, कैसे हुआ ये आगे जानेंगे। जुलाई 1947 कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत के सामने विलय का प्रस्ताव रखा। 20 अक्टूबर 1947 पाकिस्तान का कश्मीर पर पहला हमला हुआ। 21 अक्टूबर 1947 तक पाकिस्तान कश्मीर के एक बड़े हिस्से में दाखिल हो चुका था। 26 अक्टूबर 1947 पाकिस्तान के कबायली लड़ाके श्रीनगर तक पहुंच चुके थे। भारत से बचाने की और विलय की अपील अब राजा हरि सिंह की तरफ से की जा रही थी। 27 अक्टूबर 1947 यह वो दिन था जब कश्मीर का भारत में विलय हुआ। 27 अक्टूबर 1947 को ही भारतीय फौज एक्शन में आई और आक्रमणकारियों को खदेड़ने का काम शुरू कर दिया गया था। 1948 में भारत सरकार कश्मीर का मुद्दा लेकर संयुक्त राष्ट्र पहुंचा। 1948 21 अप्रैल को यूएन की ओर से कुछ शर्तों के साथ दोनों देशों का सीजफायर का प्रस्ताव भेजा जाता है। 31 दिसंबर 1948 को भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर लागू हो जाता है। सीजफायर के बाद जो हिस्सा भारत के पास रहा वो भारत का हुआ और जो पाकिस्तान के पास रहा उस पर पाकिस्तान का कब्जा माना गया। यही पीओके कहलाया। लेकिन ऐसी गफलत मची क्यों? जब जम्मू कश्मीर की ओर से विलय का प्रस्ताव जुलाई में आ गया था तो भारत ने देरी क्यों की? क्यों पाकिस्तान को यह मौका मिला कि वो भारत की सीमा में इतना अंदर तक दाखिल हो गया? अब आपको यह बताते हैं तफसील से। दरअसल 15 अगस्त 1947 को आजादी के साथ साथ देश का बंटवारा भी अंग्रेजों से तोहफे में मिला। भारत और पाकिस्तान अलग अलग मुल्क बने। आजादी तक भारत 500 से ज्यादा छोटी बड़ी रियासतों में बंटा था, लेकिन कुछ रियासतें ऐसी भी थी जो भारत और पाकिस्तान में से किसी के साथ नहीं जाना चाहती थी। जम्मू कश्मीर रियासत भी ऐसी ही रियासत थी। यहां की ज्यादातर आबादी मुस्लिम थी, लेकिन महाराजा हरि सिंह एक हिंदू थे। रियासतों के विलय के बीच महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को आजाद ही रहने का फैसला लिया, लेकिन बंटवारे के साथ ही पाकिस्तान की काली नजर कश्मीर पर थी और उसे जैसे ही मौका लगा उसने इसे लूटने का पूरा प्लान जमीन पर उतारा। आजादी के बाद भारत जब विलय के लिए रियासतों को मना रहा था, उस दौरान जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने 12 अगस्त 1947 को स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर साइन किया था। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के मुताबिक कश्मीर को भारत के विभाजन के दौरान किसी भी डोमिनियन यानी कि भारत या फिर पाकिस्तान के साथ संबंध बनाए बिना अपनी स्थिति बनाए रखनी थी। पाकिस्तान की ओर से इस पर 15 अगस्त 1947 को जवाब भेजा गया, जिसमें उसने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन भारत की ओर से इसे अस्वीकार कर दिया गया।
कश्मीर के जो महाराजा थे उस टाइम, महाराजा हरी सिंह, उन्होंने आज़ादी के बाद पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट किया जिसको बोलते हैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। पाकिस्तान ने अक्टूबर के महीने में कश्मीर, जिसको जम्मू एंड कश्मीर बहुत बड़ा स्टेट था, उसको इन्वेड किया और उनका नाम जाके ट्राइबल्स ने इसके ऊपर हमला किया है। मगर उसकी सारी प्लानिंग पाकिस्तान ने की थी और उनके जो लीडरशिप भी थी वो भी आर्मी के, पाकिस्तान आर्मी के जनरल थे, और उसके जो ज़्यादा लीडर्स थे लोअर लेवल के, वो पाकिस्तान के फौजी थे, आइदर छुट्टी पर और रिटायर्ड। हालांकि इस एग्रीमेंट पर चर्चा होती उससे पहले ही पाकिस्तान के कबायली लड़ाकों ने कश्मीर पर हमला बोल दिया। 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान समर्थित पश्तून आदिवासी और कबायली जम्मू और कश्मीर पर हमला करने लगे। 22 अक्टूबर को पाकिस्तानी सेना के मेजर खुर्शीद अनवर 4000 कबायली सैनिकों के साथ मुजफ्फराबाद के पास कश्मीर में दाखिल हुए और हमला शुरू कर दिया गया। मेजर खुर्शीद अनवर ने मुजफ्फराबाद पर कब्जा करने के बाद उरी पर कब्जा कर लिया और बारामूला की ओर बढ़े। उनका यह हमला कश्मीर में आदिवासी आक्रमण की सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। पाकिस्तानी सेना समर्थित इस हमले से पूरी तरह घिर चुके महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से सैन्य सहायता का अनुरोध किया, लेकिन भारत के साथ विलय ना होने की वजह से राजा को पहले विलय पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया। दिन गुजरते गए और पाकिस्तानी कबायली कश्मीर के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा करते चले गए। आखिरकार जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद की गुहार लगाई। 27 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। अगले ही दिन भारतीय सेना कश्मीर में उतर गई और धीरे धीरे भारतीय सेना पाकिस्तानी कबायलियों को पीछे धकेलने लगी। यह वो दौर था जब हालात आज जैसे नहीं थे। भारत और पाकिस्तान, इन दोनों ही सेनाओं के प्रमुख अंग्रेज हुआ करते थे। इतिहासकारों के अनुसार लॉर्ड माउंटबेटन की तरफ से भी भारत पर दबाव था। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। उन्होंने 1947 से 1948 तक भारत के गवर्नर जनरल के तौर पर काम किया। लॉर्ड माउंटबेटन ही ब्रिटिश रूल्ड भारत के अंतिम वायसराय भी थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को लॉर्ड माउंटबेटन के नेतृत्व में ही तैयार किया गया था। बहरहाल गवर्नर जनरल माउंटबेटन की सलाह पर ही जवाहरलाल नेहरू इस मसले को 1 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र में ले गए और यही उनकी सबसे बड़ी भूल भी कही जाती है। लेकिन इसके साथ साथ और भी कई लोगों ने उन्हें कुछ ऐसी ही सलाह दी थी। 1948 में कश्मीर का यह मुद्दा जब संयुक्त राष्ट्र पहुंचा, तब उस साल इस पर 4 प्रस्ताव आए। सबसे पहले आया प्रस्ताव नंबर 38। इस प्रस्ताव में दोनों पक्षों से स्थिति सामान्य बनाने की अपील की गई। यह भी कहा गया कि सुरक्षा परिषद के सदस्य दोनों देशों के प्रतिनिधियों को बुलाकर सीधी बातचीत करवाएं। इसके बाद 20 जनवरी 1948 को प्रस्ताव नंबर 39 आया। इस प्रस्ताव में तय हुआ कि समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनेगी, जिसमें एक सदस्य भारत और पाकिस्तान से होगा और तीसरा सदस्य ये दोनों देश ही चुनेंगे। 21 अप्रैल 1948 को प्रस्ताव नंबर 47 पास हुआ, जिसमें कश्मीर में जनमत संग्रह कराने पर सहमति बनी, लेकिन शर्त यह थी कि कश्मीर में पाकिस्तानी कबायली वापस जाएंगे। 3 जून 1948 को प्रस्ताव नंबर 51 पास किया गया, जिसमें तय हुआ कि यूनाइटेड नेशन कमीशन की टीम को इंडिया पाकिस्तान दोनों देशों में भेजा जाएगा। दिसंबर 1948 में इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें जनमत संग्रह और सीजफायर की बात सीधे तौर पर की गई थी। संयुक्त राष्ट्र में जब तक इस मुद्दे पर मंथन चल रहा था, तब तक पाकिस्तान ने कश्मीर के एक हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। हालांकि भारतीय सेना लगातार उन्हें खदेड़ने में लगी थी, लेकिन इस बीच संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच सीजफायर हो गया। यह भी तय हुआ कि भारत के पास जितना कश्मीर था उतना भारत के पास ही रहेगा और जितने हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था वो उसके पास चला जाएगा।
इस सीज़फायर को लेकर ही बड़ा सवाल हमेशा उठता आया है। पीओके जैसे बड़े हिस्से को गंवाना सरकार की बड़ी गलती बताई जाती है। सरकार यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, जिनके एक गलत कदम ने पाकिस्तान को भारत के अभिन्न अंग पर आसानी से कब्जा करने दिया। आगे बढ़ने से पहले संसद में दिया भारत के गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान जरूर सुनिए, जिसमें उन्होंने इस घटना को नेहरू की ओर से किया गया ऐतिहासिक ब्लंडर तक करार दे दिया था। मैं मान्यवर इस सदन में खड़ा रहकर आपके आसन के सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि दो बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। एक पूरा कश्मीर जीते बगैर सीज फायर कर लिया, और दूसरा यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती थी। ये मिस्टेक नहीं थी, ब्लंडर था। इस देश की इतनी जमीन चली गई, इस देश की इतनी भूमि चली गई, वो ब्लंडर था, ऐतिहासिक ब्लंडर था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पीओके पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती पर बड़ा बयान दिया है। ऑपरेशन सिंदूर पर बात करते हुए पीएम मोदी ने गुजरात के गांधीनगर से हुंकार भरी और पीओके को लेकर नेहरू को जमकर घेरा। 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं, देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता, और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है, तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई। और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। 75 साल तक हम झेलते रहे, और पाकिस्तान के साथ जब युद्ध का नौबत आई, तीनों बार भारतीय सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। जी हां, सिर्फ 3 दिन और मिलते तो भारतीय सेना पाकिस्तान की सेना को जो कब्जा उन्होंने किया था उससे बाहर खदेड़ फेंकती, लेकिन सीज फायर होने की वजह से इंडियन आर्मी को अपना एक्शन बीच में ही खत्म करना पड़ा। हरी सिंह हेड थे, जब उन्होंने हिंदुस्तान को एक्सीड किया तो हिंदुस्तान ने मिलिट्री एक्शन लेकर पाकिस्तान को पुश बैक किया, और जब केवल 3 या 4 दिन अगर ऑपरेशन और चलता तो हम पाकिस्तान को हर प्रकार से पिछाड़ देते। उस समय जनरल करियप्पा ने प्राइम मिनिस्टर नेहरू से रिक्वेस्ट किया था कि आप यूएन में मत जाइए, और अगर यूएन में हिंदुस्तान जाना चाहता है तो 3 दिन के लिए डिले कर दीजिए। अगले 3 दिन में हम पाकिस्तान को हर प्रकार से पीओके से, जिसको भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, उस हिस्से को खाली करा लेंगे। लेकिन नेहरू को बड़ा उस समय नेहरू वांटेड टू प्रोजेक्ट हिम एज अ विजनरी, एज अ स्टेट्समैन, और उनको यूएन पे फेथ था, और यूएन ने हिंदुस्तान को बैकस्टैब किया। लेकिन संयुक्त राष्ट्र की ओर से यह स्पष्ट रूप से कहे जाने के बाद भी पाकिस्तानी सेना पीओके से वापस नहीं लौटी थी।
युद्ध विराम के बाद की स्थिति अब तक बरकरार है। हालांकि सितंबर 1952 में एक और प्रस्ताव पास होता है जिसके अनुसार पाकिस्तान की तरफ से 3 से 6 हजार और भारत की तरफ से 12 से 18 हजार सैनिक कश्मीर में रह सकते हैं। लेकिन 1971 की जंग के बाद 1972 में दोनों देशों के बीच शिमला समझौता होता है जिसमें यह तय होता है कि दोनों देश कश्मीर से जुड़े विवाद पर बातचीत में किसी तीसरे पक्ष का दखल मंजूर नहीं करेंगे, फिर चाहे वो संयुक्त राष्ट्र ही क्यों ना हो। लेकिन पाकिस्तान इस मामले को जानबूझकर संयुक्त राष्ट्र में उठाता रहा है। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस कदम को उस समय का सबसे जरूरी कदम बताने वाले भी कम नहीं है। जम्मू कश्मीर के पहले सीएम और प्रमुख राजनेता शेख अब्दुल्ला के बेटे फारूक अब्दुल्ला का यह बयान सुनिए जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि अगर नेहरू ऐसा ना करते तो पुंछ और राजौरी भी पीओके में होता। उस वक्त क्या स्थिति थी आपको ये पता है? ये कहते हैं हम मुजफ्फराबाद क्यों नहीं गए। उस वक्त पुंछ और राजौरी को बचाने के लिए फौज को डाइवर्ट कर दिया गया कि पुंछ और राजौरी बच जाए। आज पुंछ और राजौरी आज भारत का हिस्सा है, उसी मेहरबानी से है। उस वक्त की जो स्थिति थी उसमें और कोई रास्ता था नहीं, या तो फिर कभी इसमें अमन आता नहीं। इसे लॉर्ड माउंटबेटन और सब ने सलाह की, उसमें सरदार पटेल भी थे। हालांकि राजनीतिक पंडित ऐसे बयानों को अपनी राजनीति चमकाने का एक जरिया भी बताते हैं। पीओके कैसा है, उसमें कैसे शहर है, वो भी आपको बताते हैं। सरकारी डाटा के मुताबिक पाकिस्तान ने कश्मीर के 78,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा बड़े हिस्से पर अवैध कब्जा कर रखा है। 2 मार्च 1963 को चीन पाकिस्तान के बीच हुए एक समझौते के तहत पाकिस्तान ने पीओके का 5,180 वर्ग किलोमीटर हिस्सा चीन को दे दिया था। पीओके भी 2 हिस्सों में बटा है। पहला वो हिस्सा जिसे पाकिस्तान आजाद जम्मू कश्मीर कहता है और दूसरा है गिलगित बाल्टिस्तान। आजाद कश्मीर वाला हिस्सा भारत के कश्मीर से सटा हुआ है, जबकि गिलगित बाल्टिस्तान कश्मीर के सबसे उत्तरी भाग में लद्दाख की सीमा से लगा हुआ है। पीओके इसलिए भी अहम है क्योंकि इसकी सीमा कई देशों से लगती है। पश्चिम में इसकी सीमा पाकिस्तान के साथ पंजाब प्रांत और खैबर पख्तूनख्वा से लगती है। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर से इसकी सीमा लगती है। उत्तर में यह चीन की सीमा से जुड़ा है। साल 1949 में आजाद जम्मू कश्मीर के नेताओं और पाकिस्तानी सरकार के बीच एक समझौता हुआ जिसे कराची समझौता कहा जाता है। इस समझौते के तहत आजाद जम्मू कश्मीर के नेताओं ने गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान को सौंप दिया था। पीओके वाले आजाद कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद है। यहां की अपनी सरकार है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री भी है, लेकिन इस क्षेत्र की सरकार कोई भी फैसला खुद से नहीं ले सकती। कुछ भी फैसला लेने के लिए पाकिस्तान की सरकार पर उसे निर्भर रहना पड़ता है। यहां अलग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी है। विधानसभा भी यहां मौजूद है। पीओके के डिविजन्स में मीरपुर, मुजफ्फराबाद और पुंछ के तहत कुल 10 जिले आते हैं। जैसे ही हमारी फौजें जीत रही थी उस वक्त नेहरू जी जो है वो चले गए यूएन में और यूएन के थ्रू सीज फायर करा लिया। अब इसमें कहीं ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो कि वेरीफाई नहीं की जा सकती हैं। उसमें ये कहा जाता है कि नेहरू जी ने ये मिस्टेक नहीं करी थी, बल्कि ये ब्रिटिशर्स के कहने में करा था, क्योंकि पीओके एक ऐसा स्ट्रेटेजिक एरिया है जिसको ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो पाकिस्तान के साथ रहे, लेकिन इसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता। भारत की आजादी से काफी पहले ही रियासतों के विलय की भूमिका बनने लगी थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने सभी रजवाड़ों को साफ कर दिया था कि स्वतंत्र होने का विकल्प उनके पास नहीं है। उन्हें भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में मिलना ही होगा। कश्मीर के जानकारों के मुताबिक लॉर्ड माउंटबेटन चाहते थे कि हरि सिंह को यह विलय पाकिस्तान के साथ करना चाहिए, लेकिन हरि सिंह नहीं माने। जो यूएन की रेजोल्यूशन थी उसमें था कि पाकिस्तान की फौज जो है पीओके से पीछे हटे, और एक बारी पीओके से फौज पीछे हट जाती है और हिंदुस्तान की फौज भी पीछे हट जाती है तो फिर प्लेबिसाइड कराया जाए और लोगों से पूछा जाए कि वो क्या हिंदुस्तान में जाना चाहते हैं या पाकिस्तान की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की फौज पीछे हटी नहीं, इसलिए जो प्लेबिसाइड का सबसे पहला रेजोल्यूशन का काम था वो पाकिस्तान ने नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान अभी तक इंसिस्ट करता है
कि कश्मीर के हिंदुस्तान के हिस्से में प्लेबिसाइट कराया जाए, जबकि उन्होंने अपनी तरफ से आज तक फौज को पीछे नहीं हटाया। अगर अभी भी फौज को पीछे हटाते हैं तो पीओके का एक भी आदमी शख्स जो है पाकिस्तान के साथ नहीं मिलना चाहेगा। अब आपको राजा हरि सिंह के बारे में भी जानकारी दे देते हैं। जम्मू कश्मीर रियासत के अंतिम शासक महाराजा हरि सिंह का जन्म 23 सितंबर 1895 को अमर महल जम्मू में हुआ। वो महाराजा प्रताप सिंह के छोटे भाई राजा जनरल अमर सिंह के बेटे थे। 1925 में महाराजा प्रताप सिंह के निधन के बाद हरि सिंह को ही राजा बनाया गया। उन्हें स्वतंत्र भारत के अंतिम राजा होने का तमगा मिला। ऐसा इसलिए क्योंकि हरि सिंह इकलौते ऐसे शासक थे जो 15 नवंबर 1952 तक जम्मू कश्मीर के महाराजा बने रहे, जबकि अन्य रियासतों के शासक 1948 तक ही राजा रहे। विलय के बाद सभी शासक भारत के अभिन्न अंग के रूप में काम करते रहे। 1915 में जब हरि सिंह महज 20 साल के थे तब उन्हें जम्मू कश्मीर राज्य बलों का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। इतिहासकार H.L. सक्सेना की किताब द ट्रेजेडी ऑफ कश्मीर के अनुसार 1925 में सत्ता संभालने के बाद अपने पहले संबोधन में महाराजा हरि सिंह ने कहा था, मैं एक हिंदू हूं, लेकिन अपनी जनता के शासक के रूप में मेरा एक ही धर्म है और वो है न्याय। महाराजा हरि सिंह को 1931 के बाद से अपने शासन के खिलाफ कश्मीरी विद्रोह का सामना करना पड़ा, जो शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में घाटी में एक जन आंदोलन बना। हरि सिंह ने जिन्ना की मुस्लिम लीग का उनके 2 राष्ट्र सिद्धांतों का भी विरोध किया था। इतिहासकार कहते हैं कि कश्मीर के भौगोलिक हालात समझते हुए हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की पेशकश की थी, यानी स्टैंड स्टिल समझौता, जिसे दुर्भाग्य से भारत ने स्वीकार नहीं किया। अगर नेहरू इसे स्वीकार कर लेते तो भारत को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए 2 महीने और ज्यादा मिल जाते। ऐसा होता तो अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी हमले को टाला जा सकता था, लेकिन नेहरू ने समझौता मानने की बजाय हरि सिंह के प्रतिनिधि को दिल्ली बात करने के लिए बुलाया था। पाकिस्तानी हमले के बाद भारत में विलय को तैयार हुए महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। इसमें जम्मू कश्मीर, उत्तरी क्षेत्र, लद्दाख, ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट, पीओके और अक्साई चीन शामिल थे। इतिहासकारों के मुताबिक अगर नेहरू ने महाराजा की बात मान ली होती तो शायद आज कश्मीर कोई समस्या ही ना होता। पीओके पर पाकिस्तान या फिर अक्साई चीन पर चीन का कब्जा भी ना होता। कांग्रेस को ही लो जिन्होंने इस देश का बेड़ागर कर दिया। पहले तो पाकिस्तान बना दिया, बांग्लादेश बना दिया, मगर पीओके वापस नहीं ले सके, जबकि 71 में वो पीओके ले सकते हैं। जनरल मानिक साहब ने भी उनको कहा था कि हम ये लें, मगर उन्होंने अपने इतने वापस ले लिए, वापस भेज दिए सैनिक, मगर अपने 54 सैनिक नहीं ला सके। वो बहुत उन्होंने हिंदुस्तान के साथ बहुत बुरा किया। देखिए, महाराजा हरि सिंह जो थी उसने ये जम्मू कश्मीर को खरीदा था अंग्रेजों से 75 लाख रुपीस में। उसमें 2 ट्रीटी हुई थी, अमृतसर ट्रीटी के नाम से जिसे हम जानते हैं। एक ट्रीटी 1809 में हुई थी महाराजा रंजीत सिंह के और इंडियन ईस्ट कंपनी के दरमियान। उसके बाद 1846 में और एक ट्रीटी हो जाती है ईस्ट इंडियन कंपनी और महाराजा गुलाब सिंह के दरमियान, जिसमें बाज़ाब्ता ये एग्रीमेंट हो जाता है जिसे हम अमृतसर ट्रीटी कहते हैं। और 75 लाख में इस कश्मीर को खरीदा गया था। और फिर उसके बाद सिलसिला जारी रहा डोगरा डायनेस्टी का। तो डोगरा डायनेस्टी का सिलसिला जारी रहा 1947 तक। और लास्ट रूलर जो थे महाराजा हरि सिंह। और उस टाइम जब पाकिस्तान ने एक हमला बोला था कश्मीर पे, तो इसको एक मदद लेनी पड़ी हिंदुस्तान से, जिससे एक एसेशन हम कहते हैं, एक एसेशन इंडियन गवर्नमेंट के साथ उन्होंने किया। तब से जाके ये जो है 2 हिस्से कायम हो गए हैं। पीओके वहाँ उनके पास है, पाकिस्तान के पास, और ये वाला हिस्सा जो है हम हिंदुस्तान के साथ जुड़ते हैं। रिकॉर्ड्स के अनुसार भारत के मशहूर पत्रकार कुलदीप नैयर ने एक बार कश्मीर अभियान का नेतृत्व करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल कुलवंत सिंह से लड़ाई के कई वर्षों बाद पूछा था कि पूरा कश्मीर वापस लिए बिना आप लोग वापस क्यों आ गए। इस पर जनरल का जवाब हैरान करने वाला था। उन्होंने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री नेहरू ने सेना को सिर्फ उस इलाके तक ही ऑपरेशन के लिए कहा था जहां तक कश्मीरी बोली जाती है। नेहरू पंजाबी भाषी इलाकों में जाने के इच्छुक नहीं थे।
उनकी दिलचस्पी सिर्फ कश्मीर घाटी में थी। इससे जुड़ा एक और तार है जो हमारी रिसर्च के दौरान सामने आया, और वो ये कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय सेना को एक प्रमुख की जरूरत थी। उस वक्त सरकार को लगता था कि कोई भारतीय इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं निभा पाएगा। इसीलिए जनरल फ्रांसीसी रॉबर्ट रॉय बूचर को करीब 1 साल के लिए कमांडर इन चीफ बनाया गया। इतिहासकार बताते हैं कि बूचर की बातों में आकर ही नेहरू ने कई गलत फैसले भी लिए। इसमें से एक यूएन जाना भी था। दरअसल बूचर ने कश्मीर में पाकिस्तानी सेना और भारतीय सेना के बीच चल रहे युद्ध को लेकर एक गलत जानकारी दी थी। बूचर ने हालात को लेकर 28 नवंबर 1948 को नेहरू को एक पत्र भी लिखा था। इसमें उन्होंने बताया था कि कश्मीर में भारतीय सैनिक बुरी तरह से थक चुके हैं। इस सूरत में पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई मुमकिन नहीं है। इस मसले को हल करने के लिए एक सियासी उपाय है, समस्या को अंतर्राष्ट्रीय मंच यानी संयुक्त राष्ट्र में ले जाना। बूचर के इसी सुझाव पर नेहरू यूएन के पास चले गए और जम्मू कश्मीर में युद्ध विराम हो गया। इसी साल नेहरू सरकार ने जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा भी दिया था। जनरल फ्रांसीसी रॉबर्ट रॉय बूचर ने हैदराबाद रियासत के विलय मामले में भी इस तरह की गेम खेलने की कोशिश की, लेकिन सरदार पटेल ने बूचर की सभी बातों को दरकिनार करते हुए उन्हें सख्त रुख के लिए चेता दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्रता के बाद 562 रियासतों का भारत में विलय करवाया था। उन्होंने हैदराबाद, जूनागढ़ जैसी मुश्किल रियासतों का भी भारत में विलय करवाया। वो भी रियासत थी जो विलय को तैयार नहीं थी। कश्मीर समस्या का समाधान भी पटेल ने ही निकाला था। जब हरि सिंह के सामने भारत की ओर से विलय के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर के बाद ही मदद की बात कही गई थी। तो ये थी कहानी पीओके की, जिसे वापस लेने की जंग जारी है। भारत के इस अभिन्न अंग की वापसी का पूरे देश को इंतजार है। लेकिन इस मामले को समझने के बाद एक बात साफ हो जाती है, और वो ये कि सालों साल पहले की गई गलतियों से आपका वर्तमान और भविष्य दोनों परेशानियों से जूझते ही रहते हैं। इनसाइड आउट के आज के एपिसोड में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक और नए मुद्दे के साथ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।